एक बार मोटे मोटे तरीके से ब्रीफ कर लो ई गवर्नेंस के बारे में क्या क्या पढ़ लिया था। देखो ई का जो मतलब बताया गया था, ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स हो, उसके बाद ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स एफिशिएंसी हो, उसके बाद इकोनॉमी हो, इफेक्टिवनेस हो, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट हो। उसके बाद में बताया गया था जो सरकार और जो जनता के बीच ना एक प्रकार का सेतु का काम करता होगा, और इसने सब कुछ आसान बना दिया। ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स हो, इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब तकनीक हो, शासन, शासन का मतलब जन कल्याण कार्यों के लिए अधिक से अधिक तकनीकों का उपयोग करना ही क्या कहलाता है, ई गवर्नेंस कहलाता है। यही परिभाषा तो लिखाई थी। उसके बाद हम नीचे बताए थे कि ई गवर्नेंस की आवश्यकता शासन में पारदर्शिता एवं जवाबदेहिता को एक साथ सुनिश्चित करना है। ये तो परिभाषा बताई थी। अगर और हमने कहा कि हम प्रशासन के अंदर अगर शासन के अंदर अगर इलेक्ट्रॉनिक्स का तकनीक का उपयोग करोगे तो क्या होगा, पारदर्शिता होगी और क्या होगा, जवाबदेहिता होगी। किसके अंदर, शासन के अंदर। उसके बाद मैंने बताया दो शब्दों से मिलकर बना हुआ, वही बताया था मैंने तुम्हें। इसे आईसीटी भी कहते हैं, सूचना संचार प्रौद्योगिकी, ये तो नाम है इसका, ठीक है, ये तो बताया था यहाँ तक। उसके बाद आगे शॉर्ट फॉर्म में लिखा था जन कल्याण के कार्यों के लिए अधिक से अधिक तकनीकों का उपयोग करना ही गवर्नेंस कहलाता है, ये तो बताया था। उसके बाद आईसीटी के प्रयोग से शासन में गुणवत्ता सुधार और लागत में कमी और नागरिक के जीवन में वो सरल बनाया जा सकता है। आईसीटी का अगर प्रयोग करोगे शासन में गुणवत्ता आ गई और सुधार होगा और लागत में कमी आ गई और नागरिक के जीवन को क्या बनाया जा सके, सरल बनाया जा सके। बताया था नहीं बताया था। इस तरह करके हमने बताया था कि जो आईसीटी है ना, इसे जो हमारा ये इलेक्ट्रॉनिक्स इंटरनेट सुप्रीम कोर्ट ने इस मौलिक अधिकारों की श्रेणी में रख दिया। अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत मानना और अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत और अनुच्छेद 19(1)(a)(g) के तहत ही मानना। और केरल जो हाई कोर्ट उसने क्या कहा, उसने ये कहा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का भाग है। किसका, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का भाग। अब सुनो इधर देखो, उसके बाद यहां तक समझाया था। उसके बाद स्मार्ट गवर्नेंस के बारे में बताया था जो एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में के लिए दिया गया। उसके बाद तुम्हें बताया गया था ये गवर्नेंस है, ये गवर्नेंस हम स्मार्ट गवर्नेंस डिजिटल गवर्नेंस कहते हैं। सूचना, जुड़ाव, ज्ञान, पूंजी, प्रक्रिया, ये सब इसके आधार स्तंभ बताया था नहीं। इस तरह बताने के बाद हम तुम्हें बताए थे कि ई गवर्नेंस के लाभ क्या हो, और तुमसे ही पूछे थे ई गवर्नेंस के लाभ, तुम पूछे थे नहीं पूछे थे इस तरह कर। उसके बाद इसके सामने चुनौतियां बताया था तुम क्या क्या चुनौतियां इसके सामने। उसके बाद जितने प्रशासनिक जो सुधार आए होगा ना, उसने ई गवर्नेंस की 4 अंतः क्रियाएं बताई। जो लास्ट वाला बताया था ना मैंने तुम्हें, पहला बताया था गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट टू सिटीजन, गवर्नमेंट टू बिजनेस, गवर्नमेंट टू इकोनॉमी की जगह इंप्लॉयमेंट कर लेना। जहां इकोनॉमी है ना उसकी जगह इंप्लॉयमेंट कर लेना, समझ में, इंप्लॉयमेंट, ठीक, गवर्नमेंट टू इंप्लॉयमेंट, इंप्लॉयमेंट। हाँ कोई बात नहीं, लो किसी को दिया। तो आज हम एक एक करके पढ़ने जा रहे हैं इनके सब के बारे में। चलो आ जाओ। तो पहले वाला हेडिंग क्या बताया था, पहले वाला हेडिंग क्या बनाया था तुमने, गवर्नमेंट टू। तो पहला वाला तुमने हेडिंग बनाया था गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, इसे शॉर्ट फॉर्म ऐसे भी लिख सकते, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, ये भी एक तरीका लिखने का, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, वहां भी लिख सकते पेपर में वैसा, डोंट वरी, समझ में आया बात क्या। ये किसकी अंतःक्रियाएं हैं 4, शासन की, शासन की है, प्रशासन की है, ई गवर्नेंस की है, किसकी, ई गवर्नेंस का जो मॉडल है ना उसकी 4 अंतःक्रियाएं हैं। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, दूसरे वाली अंतःक्रिया बताई थी मैंने, बताओ, गवर्नमेंट टू सिटीजन, उसके बाद गवर्नमेंट टू बिजनेस, उसके बाद गवर्नमेंट टू एम्प्लॉयमेंट। अब हम इसके बारे में पढ़ लेते, इसके बारे में बताओ हम तुम क्या क्या पढ़ाए थे, पढ़ाए नहीं तुम। तो हेडिंग बना लो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, पहली हेडिंग बनाओ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। बताओ बात समझ में आई नहीं। तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट के बारे में जब हम पढ़ेंगे ना, मैंने तुम्हें बताया था, तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट का मतलब क्या है। अब ये केंद्र सरकार ये भी गवर्नमेंट, और जो राज्य सरकार वे भी गवर्नमेंट। तो ये जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही,
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए क्या हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्या कर रहे थे लॉकडाउन के समय, पता क्या कर रहे थे मैं, लॉकडाउन के समय में, सुन लो, लॉकडाउन के समय में ना मैं बैठ कर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम से कोऑर्डिनेशन कर रहे थे उनके साथ। तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जुड़ने गया, बीच में इलेक्ट्रॉनिक्स था नहीं था, तो इलेक्ट्रॉनिक्स के जरिए उनकी जो मीटिंग थी उनकी प्रक्रिया आसान नहीं हुई मीटिंग करना। वीडियो कॉन्फ्रेंस, जूम मीटिंग हो रही है आजकल, और नहीं जूम मीटिंग, कौन सी मीटिंग, जूम मीटिंग। मैंने तुम्हें बताया था, मैं भी एक बार जूम मीटिंग में चला गया था, समझ आई बात है। तो इस तरह तो गवर्नमेंट कर रही, गवर्नमेंट राज्यों के साथ कोऑर्डिनेट करने की कोशिश कर रही, उनके साथ जो संवाद है बढ़ावा दे रही। तो संवाद है ना, जो हम जाकर बात क्या करते थे वहीं से, अब ना जो तकनीक है उसने भौगोलिक दूरी को कम कर दिया, कर नहीं था भौगोलिक दूरी को, तो सूचना का प्रभाव बढ़ा कि नहीं बढ़ा, सूचना का प्रभाव बढ़ा कि नहीं बढ़ा, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट के बीच में हो क्या रहा वो हम लिखने वाले, पहला पॉइंट। तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट में लिखो, इसमें लिखो, इसमें विभिन्न स्तरों की सरकारों, इसमें पहला पॉइंट लिखो, इसमें विभिन्न स्तरों की सरकारों, इसमें विभिन्न स्तर समझ रहे तुम, चाहे पंचायती राज स्तर वाली सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, विभिन्न स्तर वाली सरकार हो, इसमें विभिन्न स्तरों वाली सरकारों बंद कर दे सरकारों व उनकी शाखाओं के मध्य, विभिन्न स्तरों वाली सरकारों इनकी भी शाखाओं होनी चाहिए, सरकारों व उनकी शाखाओं के मध्य, व उनकी शाखाओं के मध्य समन्वय के माध्यम से, शाखाओं के मध्य समन्वय के माध्यम से ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए, ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए, ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, अब लिखना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन नहीं लिखना, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग लिखना, वीडियो। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जरिए बात नहीं हो रही, कॉन्फ्रेंस पे ले लिया, 5-6 मंत्री और जो प्रधानमंत्री उनके साथ मिलकर बैठे मीटिंग कर रहे, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, फ्रेंसिंग ऐसे लिखना हिंदी में, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ये सुन लो, लिख लिया क्या? आजकल देख रहे तुम वर्क फ्रॉम होम चल रहा, चलिए ना, घर बैठे ऑफिस बन गया, ई ऑफिस, यानी मंत्री को जाने की जरूरत नहीं है, ई ऑफिस कोमा लगा के, ई ऑफिस कोमा ई ऑफिस, उसके बाद देखो तुम एक क्राइम, हिंदी में लिखो क्राइम एंड क्रिमिनल, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम, नेटवर्किंग सिस्टम, कौन सा टर्म? सिस्टम, ब्रैकेट में CC शॉर्ट फॉर्म CCTNS, नाम क्या है? क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्किंग सिस्टम, समझ गए? शॉर्ट फॉर्म नाम उसका है। आदि सुविधाओं का उपयोग किया जाता है, ठीक, आदि सुविधाओं का उपयोग किया जाता है, लिख ले जाओगे। एक सवाल भी देने वाला तुम, क्योंकि अब ना 3 बार औद्योगिक क्रांति आ चुकी, तो जो चौथी औद्योगिक क्रांति ना, वह ई गवर्नेंस की औद्योगिक क्रांति, चौथी जो औद्योगिक क्रांति
वह ई गवर्नेंस पे आधारित है। आने वाला टाइम ई गवर्नेंस का ही है, समझ में सब चीज पेपर में बताया। तो कितना अच्छा लगा सुनकर कि जो निर्मला सीतारमण थी उन्होंने जो बजट पेश करा, पेपर लेस बजट पास कर दिया उन्होंने। समझ में आई बात है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका ये मतलब हुआ ई गवर्नेंस को बढ़ावा दिया जा रहा है। और ई गवर्नेंस की प्रासंगिकता रुकने वाली नहीं, ई गवर्नेंस की जो प्रासंगिकता लगातार तेजी के साथ बढ़ती चली जा रही है। जितना हो सके ना फिजिकल फॉर्म में इन सब चीजों को हम कम यूज करना कोशिश कर रहे हैं। समझ में आया बात है। नुकसान भी है इसके, चुनौतियां बताई थी मैंने, तो चुनौतियां समझ में आया बात है। ठीक, इतना लिखने के बाद हेडिंग बनाओ अगली वाली, गवर्नमेंट टू सिटीजन, ऐसी शॉर्ट फॉर्म, गवर्नमेंट टू सिटीजन। बताओ गवर्नमेंट ना अपने अपने जो गवर्नमेंट ने जनता को सेवा देने के लिए क्या क्या चलाया। बताओ, पहले तुम अगर बैंक में पैसे निकालने होते थे तुम कहाँ जाते थे, तुम बैंक में जाते थे, आए कॉपी लेके जाते थे। अब मोबाइल फोन में सब चीज है। आया समझो, भीम ऐप चला दिया सरकार ने, चलाया नहीं भीम ऐप, माई गवर्नमेंट नाम का ऐप बनवा रखा, माई गवर्नमेंट। तुम कुछ भी सूचना, तुम कुछ भी शिकायत करनी तो माई गवर्नमेंट ऐप पे चले जाओ। तुम किसी भी अधिकारी से बात करनी, माई गवर्नमेंट ऐप पे चले जाओ, उसके अधिकारी तुमसे बात करेंगे, जो तुम बात करना चाहते हो आराम से जा सकते हो। माई गवर्नमेंट ऐप ऐसे ऐप बना रखे जो सरकार से सीधे जुड़ सकते हो तुम। आज समझ, तो गवर्नमेंट ने नागरिकों के लिए क्या किया, वो भी इलेक्ट्रॉनिक के मामले में, वो हम सारा लिखना है इसमें। तो गवर्नमेंट टू सिटीजन का ये तो मतलब गवर्नमेंट ने नागरिकों के लिए क्या किया और गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट के लिए क्या किया, इनके बीच में तकनीक की क्या भूमिका, ये लिख रहे हैं हम। तुम बताओ और कुछ काम किया हो गवर्नमेंट ने, समझ में आया बात है। चलो लिखो, इसमें सरकार द्वारा विभिन्न प्लेटफॉर्म, इसमें सरकार द्वारा विभिन्न प्लेटफॉर्म, इसमें सरकार द्वारा विभिन्न प्लेटफॉर्म जैसे माई GOV, माई गवर्नमेंट, कोमा डिजी लॉकर, माई GOV, ऐसा लिखा है इंग्लिश में, लिखना माई GOV, डिजी लॉकर कोमा डिजी लॉकर, डिजी लॉकर कोमा भीम ऐप। सरकार ने देखो ऐसी ऐसी चीजें लागू कर गए ना, भीम ऐप, मेरे मोबाइल फोन में भी भीम ऐप के जरिए पेमेंट हो जाता है आराम से। भीम ऐप भारत सरकार का नहीं, भीम ऐप जो भारत सरकार का, कोमा सरकार ने ई पाठशाला चला रखी, तुम यहाँ से NCERT डाउनलोड कर सकते हो 10वीं 6वीं से लेकर 12वीं तक की ई पाठशाला, किसकी साला, ई पाठशाला। सरकार ने कॉमन सर्विस सेंटर चला रखे, CSC जिन्हें बोलते हैं, CSC कॉमन सर्विस सेंटर, कॉमन सर्विस सेंटर, ये तो कॉमन सर्विस सेंटर है, तो तुम्हारी सर्विस नहीं होती यहाँ, है समझ में। कोमा लगाओ, कोमा उमंग ऐप चला रखा है, इसमें सरकारी नौकरी के बारे में जानकारी दी जा, कहाँ कहाँ सरकारी नौकरी, कहाँ कहाँ फॉर्म निकल रखे, उमंग ऐप में देख लेना, डाउनलोड करके, मेरे मोबाइल में डाउनलोड है, आधे घर जाकर डाउनलोड कर लेना उमंग ऐप के बारे में। कौन कौन सी सारी सरकारी जॉब की जानकारी पूरे भारत में इसमें मिलेगी, तो उमंग ऐप पे सरकार के द्वारा चला गया, जो भी सरकार के द्वारा चला गया वो भी नागरिकों के लिए लिख दो। कोई और नया डेटा इसमें लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, गवर्नमेंट टू सिटीजन वाले में। और बताओ तुम्हारे दिमाग में कुछ आ रहा हो तो आगे लिखो, उमंग के बाद लिखो मोबाइल गवर्नेंस आदि के माध्यम से नागरिकों तक घबराओ ना, अपनी फिसलने की जुबान, नागरिकों तक गुणवत्तापूर्ण सेवाओं की सुगम पहुंच को सुनिश्चित किया जाता है। नागरिकों तक गुणवत्तापूर्ण सेवाओं की सुगम पहुंच को सुनिश्चित किया जाता है। गुणवत्तापूर्ण सेवाओं की सुगम पहुंच को सुनिश्चित किया जाता है। गुणवत्तापूर्ण सेवाओं की सुगम पहुंच को सुनिश्चित किया जाता है। गुणवत्तापूर्ण सेवाओं की सुगम पहुंच को सुनिश्चित किया जाता है। सुनिश्चित किया जाता है, लिख लिया। भला बंदा देखे ना पराया ना सगारे, मन को तो दस दिन क्या हुआ, यहाँ बैठ जाओ, यहाँ पे आने के लिए मुझे रिकॉर्ड तो मच्छर
जो भी काटा सीधा डिलीट। हो गया ना यहाँ तक? उसके बाद ये भी हुआ, ये भी हुआ। आ जाओ इस पर, गवर्नमेंट टू बिजनेस वाले पर। गवर्नमेंट ने व्यापार को आसान बनाने के लिए क्या किया? आ जाओ, हेडिंग बनाओ, गवर्नमेंट टू बिजनेस। इसमें सरकार द्वारा व्यापार सुगम को बढ़ाने, इसमें सरकार द्वारा व्यापार सुगम को बढ़ाने तथा निवेश को प्रोत्साहित करने हेतु व्यापार सुगमता को बढ़ाने, सुगमता का मतलब आसान करना, व्यापार को सुगमता को बढ़ाने, व्यापार सुगमता को बढ़ाने तथा निवेश को प्रोत्साहित करने, निवेश को प्रोत्साहित करने, लिख लिया, निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए, करने के लिए ई टेंडर खोल लेना गूगल पर जाके। ई टेंडर ऐप है एक प्रकार का। ई टेंडर ये ऐप डाउनलोड कर लेना, तुम्हें व्यापार करना हो। ई टेंडर कोमा ई टैक्सेशन, टैक्स देना हो तो यहाँ देखो ई टैक्सेशन, सब इलेक्ट्रॉनिक्स हो रहा है, घर बैठे बैठे टैक्स पे कर दो। ई टैक्सेशन, कोमा ई बीज का मतलब ई बिजनेस, BIZ, ई बीज पहल, ई बीज पहल इनिशिएटिव है। एक पोर्टल बना है, श्रम सुविधा पोर्टल, कोमा लगाकर श्रम सुविधा पोर्टल, श्रम सुविधा पोर्टल। आदि के माध्यम से ई गवर्नेंस को सुनिश्चित किया जाता है। आदि के माध्यम से ई गवर्नेंस को सुनिश्चित किया जाता है। आदि के माध्यम से ई गवर्नेंस को सुनिश्चित किया जाता है। देखा, तुम दूर दूर बैठ के कितनी अच्छी पढ़ाई हो रही है आज। के माध्यम से ई गवर्नेंस को सुनिश्चित किया जाता है। चलो मुझे एक आइडिया मिला, आज के बाद तुम दूर ही बैठते हो। सुनिश्चित किया जाता है, इससे क्या होगा, प्रोडक्शन बढ़ जाएगा हमारा, उत्पादन में वृद्धि होगी हमारे यहाँ, जो हम पढ़ा रहे। होगी नहीं होगी? पानी बनी होगा सर, कोई दिक्कत? चले, लेकिन एक बात देखो, हेडिंग बनाओ तुम पहले, गवर्नमेंट। एक क्वेश्चन कराना मुझे इससे रिलेटेड यार रखा, मेंस का अगर किसी के पास बुक, मेंस का है बुक। चलो पहले इस वाले पॉइंट पे लिखो, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय वाले, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय। लिखो, गवर्नेंस के इस मॉडल में सरकार EMP ये एम्प्लॉयमेंट है। पहले को मेरी क्या हिंदी? एम्प्लॉयमेंट, कम्युनिकेशन टूटा है। कोई दिक्कत यहां तक? गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय, ठीक है, लिख दिया। लिखो, गवर्नेंस के इस मॉडल में सरकार ई सैलरी नहीं दे रही, पैसा मुझे हाथ में देने की जरूरत नहीं है, सीधा खाते में पहुंच जाता। गवर्नेंस के इस मॉडल में सरकार ई सैलरी
ई सैलरी, सीधी खाते में हमारी सैलरी, पता भी नहीं चलता। ई सैलरी कोमा ई पेंशन, पेंशन भी खाते हमारी सीधी, ई पेंशन। मैं सोचा था पहले जब मैं छोटा था ये बैंक में पैसे आ जाते किस तरह, वहां से उड़ काटते हैं रास्ते में से, जब मैं छोटा था इस तरह सोचता था मैं, बाद में जाकर पता था ई तकनीक का काम होगा हमारा से। ई पेंशन कोमा बायोमेट्रिक उपस्थिति। अब देखो पता क्या हुआ बायोमेट्रिक में, जहां अंगूठा लगा रहे इतने बजा आया था इतने बजा गया, पता लग जा कि बीच में काम नहीं कर रहा था, तो बायोमेट्रिक कोमा लगा बायोमेट्रिक, बायोमेट्रिक उपस्थिति, बायोमेट्रिक उपस्थिति। बायोमेट्रिक उपस्थिति कोमा ऑनलाइन प्रशिक्षण जैसी सुविधाएं, कोमा ऑनलाइन प्रशिक्षण जैसी सुविधाएं, ऑनलाइन प्रशिक्षण जैसी सुविधाएं, प्रशिक्षण एजुकेशन दे दिया उन्होंने, प्रशिक्षण जैसी सुविधाएं, प्रशिक्षण जैसी सुविधाएं मुहैया कराकर, मुहैया कराकर, मुहैया कराकर उनकी दक्षता को बढ़ाना वृद्धि करती है, उनकी दक्षता में वृद्धि करती है, उनकी दक्षता में, उनकी दक्षता में वृद्धि करती है। उनकी दक्षता में कोई दिक्कत यहां तक? नहीं लाइन से लिखो एकदम, लिखो पीछे लिखो, गुड गवर्नेंस की दिशा में डिजिटल क्रांति, सर पर लिख रहे मेरा कहा, हाँ हाँ इसमें लिखना, नीचे चली जा, नहीं लाइन से लिखना एकदम, गुड गवर्नेंस की दिशा में, गुड गवर्नेंस की दिशा में, ये लिखवाया की दिशा में डिजिटल क्रांति, कौन सी क्रांति? डिजिटल क्रांति और ई गवर्नेंस के संयोजन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। डिजिटल क्रांति और ई गवर्नेंस के संयोजन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, बड़ी प्यारी लाइन है। डिजिटल क्या लिखा? डिजिटल क्रांति और ई गवर्नेंस के संयोजन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लिख दिया? डिजिटल क्रांति और ई गवर्नेंस के संयोजन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है गुड गवर्नेंस प्राप्त करने में। आया समझ में? डिजिटल क्रांति ने सब कुछ बदल दिया और जो ई गवर्नेंस है ना, इसने तो बहुत कुछ बदल दिया ताकि गुड गवर्नेंस प्राप्त की जा सके। वस्तुतः, इसमें लिखो वस्तुतः इससे कागजी कार्रवाई और मानवीय हस्तक्षेप में कमी आने से, वस्तुतः इससे कागजी कार्रवाई और मानवीय हस्तक्षेप में कमी आने से सरकारी सेवाओं और योजनाओं की पहुंच दूर तक पहुंच सकी है। मानवीय हस्तक्षेप में कमी आने से सरकारी सेवाओं और योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित हुई है। सरकारी सेवाओं और योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित हुई है।
की पहुंच सुनिश्चित हुई है। अतः कहा जा सकता है, अतः कहा जा सकता है चौथी औद्योगिक क्रांति, कहा जा सकता है चौथी औद्योगिक क्रांति, ब्राइट में डिजिटल क्रांति, यही है डिजिटल क्रांति, कहा जा सकता है चौथी औद्योगिक क्रांति, ब्राइट में क्या लिखना, डिजिटल क्रांति, डिजिटल क्रांति, चौथी औद्योगिक क्रांति का मतलब डिजिटल क्रांति। के साथ, डिजिटल क्रांति के साथ ई गवर्नेंस, डिजिटल क्रांति के साथ ई गवर्नेंस सरकार का, ई गवर्नेंस सरकार का अविभाज्य अंग है, अविभाज्य अंग बन गया है, अविभाज्य अंग बन गया है, लिख लिया। इसका मतलब ये होगा, अगर हम कहने लगे चलो तकनीक अब जा गायब कर दो, तो तकनीक हटा दोगे, इसका मतलब सरकार के अंदर से ना जो ई गवर्नेंस अभी सरकार का अविभाज्य अंग बन चुका, जहां कभी हम इसे हटा नहीं सकते। चौथी औद्योगिक क्रांति के युग में ना आज जो ई गवर्नेंस है वर्तमान समय की जरूरत बन चुका, उसकी सरकार का अंग बन चुका। अब बताओ अगर किसी का अंग काट रहे हो शरीर का तो कितना दर्द हो, आए समझ लो, फिर वहीं 400-500 साल पीछे पहुंच जाओगे। चौथी औद्योगिक क्रांति के समय में ना आया समझो, जिसे हम डिजिटल क्रांति कहते हैं, तो हम ऐसा कह सकते हैं डिजिटल क्रांति के समय में सरकार का जो ई गवर्नेंस है, ई गवर्नेंस सरकार का अविभाज्य अंग बन चुका, कभी विभाजित ना होने वाला अंग, कभी अलग नहीं हो सकता, बढ़ तो सको। समझ में आया बात है? कोई बात सही है गलत है? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? ठीक, तो ई गवर्नेंस हमारा यहाँ तक समाप्त हुआ, कोई प्रॉब्लम? ये हमारा ई गवर्नेंस था, हाँ ई शासन। बाकी तुम सब कुछ जोड़ जोड़ कर लिखना होगा। इतनी बात बताओ समझ में ही नहीं आई? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? बस इतना ही है गवर्नेंस के बारे में। अब एक काम करो सब बच्चे लोग, क्वेश्चन जाओ, एक क्वेश्चन है मेरे पास, जो इस वाली की बुक सुना है वाली, इस वाली बुक में चले जाओ, लिख लो, लिखो क्वेश्चन, क्वेश्चन लिख लो, फिर हमें तो करना पड़ेगा ना, क्वेश्चन लिख लो। अब क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन कैसे कैसे करने हैं। पहला क्वेश्चन फैक्चुअल क्वेश्चन, लिखो क्वेश्चन लिखो। लिखो पहला प्रश्न, प्रश्न नंबर फर्स्ट, इसका उत्तर लिख कर लेगा ना, प्रश्न देख लो, ये भी कहीं नहीं है, अभी यूपीएससी का प्रश्न नहीं है, फैक्चुअल प्रश्न देख लो। ई शासन से
आपका क्या आशय है, प्रश्न लिखो, आपका क्या आशय है इसके शासन में भूमिका तथा मार्ग में आने वाली चुनौतियों पर चर्चा कीजिए। आने वाली चुनौतियों पर चर्चा कीजिए। बता दोगे, कर ले जाओगे। पहले क्या लिखोगे, ई गवर्नेंस का परिभाषा लिख दोगे, इसके लिए क्या लिखोगे, इसकी भूमिका लिखवा रखा, उसके बाद इसके मार्गों में आने वाली क्या चुनौतियां, उसके बाद इसका महत्व समझा दोगे, एक दो लाइन का अपनी तरफ तक जोड़ के इसका इतना महत्व है, एक दो क्वेश्चन में अपना इनपुट डालना चाहिए, कर ले जाओगे। आसान प्रश्न है। प्रश्न नंबर 2, अगला प्रश्न। हाँ, ई शासन, अगला प्रश्न, ई शासन से सुशासन को, ई शासन से सुशासन को कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है, कैसे प्राप्त किया जा सकता है, कैसे प्राप्त किया जा सकता है। कैसे प्राप्त किया जा सकता है, टिप्पणी कीजिए, टिप्पणी करो, 100 वर्ड। उत्तर कैसे चलेगा, पहले बताना ई शासन किसे कहते हैं, ई शासन की परिभाषा, ई गवर्नेंस की, पहला पैराग्राफ, ई गवर्नेंस की परिभाषा, दूसरा पैराग्राफ, सुशासन की परिभाषा। काट देना, पहले सुशासन की परिभाषा दे देना, पहले लिखना सुशासन की परिभाषा, सुशासन की परिभाषा, ये फ्रंटे विलासा, उसके बाद ई गवर्नेंस की परिभाषा, उसके बाद ई गवर्नेंस का महत्व, ई गवर्नेंस का महत्व, ठीक। जब लिखोगे ना, लिख देंगे उपरोक्त पंक्तियों के माध्यम से सुशासन को प्राप्त किया जा सकता है। समझ बात क्या, क्वेश्चन 3 भागों में टूट जाएगा, सुशासन की परिभाषा, ई गवर्नेंस की परिभाषा, ई गवर्नेंस का महत्व, जैसे महत्व समझोगे ना, महत्व लाभ पता लग जाएंगे, तो उन सबको लाभ को पढ़ने के बाद यही महसूस होगा कि पक्का इससे सुशासन प्राप्त किया जा सकता है। समझ लो, पढ़ने के बाद जो समझ में आना कैसे उत्तर को क्वेश्चन को क्या लिखना पड़ेगा, स्टार्ट। उसके बाद महत्व लिखने के बाद ही ये समझ में आने वाला कि कैसे सुशासन प्राप्त किया जा सकता है। ये क्या बताया, सुशासन को मैंने पहले क्यों लिखा, हाँ उसे प्राप्त करना चाहते हैं, फिर बताते हैं इसके माध्यम से प्राप्त करेंगे। अच्छा, फिर क्या करेंगे, चले अगला प्रश्न। देखो यूपीएससी का किसी कुछ नहीं पता कहां पूछने वाला हो, क्या पूछने वाला, लेकिन जो तुम्हारे पास इस 2-3 पन्नों का नोट्स दिया गया है ना, इस पे तुम्हें घुमाने की कलाकारी आनी चाहिए। वो हो सको इसे संविधान की प्रस्तावना से जोड़ दे जाकर, संविधान की प्रस्तावना क्या न्याय की बात नहीं कर रखी, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की बात कर रखी, तो पूछेगा तुमसे ई शासन के माध्यम से कैसे सामाजिक न्याय को प्राप्त किया जा सकता है, तो तुम्हें टैलेंट होना चाहिए लिखने का।
लास्ट में जाकर लिखेंगे भाई इसकी परिभाषा, उसकी परिभाषा, और इसके माध्यम से इसका महत्व, और ऐसे प्राप्त किया जा सकता है। अगर तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर है ना तो तुम क्वेश्चन को ना चाहोगे, अगर तुमने रट रखा है ना तो फिर क्वेश्चन तुम होना चाहोगे। समझ रहे हो क्या? अगर तुमने प्रैक्टिस कर रखी तो तुम्हें कैसे भी क्वेश्चन दे दो, 10-12 क्वेश्चन तुमने एक टॉपिक प्रैक्टिस कर रखी ना, कैसे भी देखो क्वेश्चन तुम्हारे सामने ना चाहेगा, पक्का डांस करेगा। कितने क्वेश्चन होंगे? प्रश्न नंबर 3, संविधान का सार, जो मैंने बनाया दिया क्वेश्चन देख लो, संविधान का सारांश, संविधान का सार, संविधान के सार को, के सार को, संविधान के सार को ई शासन के माध्यम से, ई शासन के माध्यम से कैसे प्राप्त किया जा सकता है? किया जा सकता है। ऐसा ही सवाल है बिल्कुल, आया समझ लो। अब तुमने मेरे पास संविधान का सार क्या है? संविधान का सार पता क्या हो? संविधान का सार न्याय, ताकि प्रत्येक व्यक्ति के साथ न्याय हो। अन्याय भी कितने प्रकार का हो? 3 प्रकार का, वो भी संविधान की प्रस्तावना में लिखा हुआ, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। जब इलेक्ट्रॉनिक्स आगा तो भ्रष्टाचार में कमी नहीं आ गई, जब भ्रष्टाचार में कमी आ गई तो हम क्या प्राप्त कर रहे होंगे? तो भ्रष्टाचार में जब कमी आ गई तो हम न्याय प्राप्त कर रहे होंगे। कौन सा न्याय? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। इस शासन के माध्यम से भ्रष्टाचार में कमी आ गई, नहीं आ गई? जब भ्रष्टाचार में कमी आ गई तो फिर हम क्या प्राप्त कर रहे होंगे? न्याय। फिर न्याय कौन सा प्राप्त कर रहे होंगे? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। वो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय क्या हो? संविधान का सार हो। वो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय क्या हो? संविधान का सार। तो तुम्हें पता क्या प्राप्त करना? तुम्हें ना तुम्हें भ्रष्टाचार को कमी करनी, तो भ्रष्टाचार में कमी करनी तो किसका उपयोग करना होगा शासन के अंदर? ई शासन का, ई गवर्नेंस का। ई गवर्नेंस का उपयोग करोगे तो क्या होगी? भ्रष्टाचार में कमी होगी। जब भ्रष्टाचार में कमी होगी तो क्या प्राप्त होगा? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय प्राप्त होगा। जब संविधान की, ये जो लिखा हुआ संविधान की प्रस्तावना में, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, इसे तो संविधान का सार कहते हैं। वो प्राप्त तो कर लिया, दिक्कत क्या होगी? सारा का सारा उत्तर कैसे टूट जाएगा? उत्तर वैसे टूट, वैसे टूट जाएगा। देख लो उत्तर, पहले पार्ट में क्या लिखोगे? ई गवर्नेंस की परिभाषा, की परिभाषा। दूसरा पार्ट इसका, दूसरे पार्ट में क्या लिखोगे? इसके नहीं लिखने के भी आया, वो सबसे लास्ट में लेकर जाना, संविधान का सार नहीं लिखना। उसके बाद ई शासन, उसके बाद ई शासन का लाभ, ई शासन के लाभ, हार्डली 4 से 5 लाइन लिखनी इसमें, और 100 शब्द का पूरा क्वेश्चन। इस शासन के लाभ, और 3rd नंबर पर बताओगे लाभ लिखने के बाद इससे भ्रष्टाचार में कमी आएगी, परिणाम स्वरूप भ्रष्टाचार में कमी आएगी, तो परिणाम स्वरूप क्या होगा? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय प्राप्त होगा। यही भारतीय संविधान का सार है। बात खत्म, 2 लाइन से उत्तर चेंज। बात समझ में आई? क्या बताया अभी? अगर तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर होगा ना, और तुमने प्रैक्टिस कर रखी होगी, घर जाकर उस टॉपिक की आज ही प्रैक्टिस करी होगी, तो तुम क्वेश्चन को नचाओगे। आया तो बताओ, तुमने घर जाकर इसमें आलस आलस दिखाया तो तुम खुद नाचोगे। और तुम देखना, तुम नाचना या तुम क्वेश्चन को नचाना। कहीं से जोड़ देगा इस क्वेश्चन को, कहीं से जोड़ सको, इकोनॉमी तो जोड़ देगा। समझ आएगी बात? क्या है? 2-3 पेज का नोट्स लिखना वहीं से, सारा का सारा लिखना वही, घुमा फिरा के वही चीज लिखनी, 1-2 लाइन जोड़ दी इसमें, जो उसको 50 की डिमांड फुलफिल करनी। अगला सवाल लिखो, 2018 में आया प्रश्न, यूपीएससी का प्रश्न। लिखो, ई शासन केवल, ई शासन केवल नवीन प्रौद्योगिकी शक्ति के उपयोग के बारे में नहीं है। ई शासन केवल, ई शासन केवल नवीन प्रौद्योगिकी, नई प्रौद्योगिकी, नई टेक्नोलॉजी, नई प्रौद्योगिकी, नई प्रौद्योगिकी की शक्ति के उपयोग के बारे में नहीं है। नई प्रौद्योगिकी की शक्ति, की शक्ति, शक्ति
के उपयोग के बारे में नहीं है, के बारे में नहीं है, अपितु, कौन था पितु, अपितु इससे सूचना के उपयोग, इससे सूचना के उपयोग मूल्य, इससे सूचना के उपयोग मूल्य, उपयोग मूल्य की क्रांति महत्व के बारे में है। उपयोग मूल्य इन्वर्टेड कॉमास में, उपयोग मूल्य की क्रांति महत्व के बारे में है। के बाद 2018 यूपीएससी ऐसे सवाल पूछ रहे, कब पूछा है, 2018 में, ठीक, ये बता रहा हूँ। क्या लिखवा है देखो, इसका उत्तर कैसा है, जितना कंटेंट तुम्हारे पास है ना इसी से हम इसका उत्तर लिख सकते हैं। कितने आराम से उत्तर लिख सकते हैं। 2018 में पूछा सुनो, कैसे लिखोगे इसका उत्तर देख लो। सबसे पहले ना पूछा सवाल पढ़ो, लिखा हुआ क्या, सवाल पढ़ो क्या लिखा हुआ। इसका ये मतलब ये कहना चाह रहा कि जो ई शासन है, ई गवर्नेंस, जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है केवल उसी की शक्ति नहीं है, इसका मतलब कुछ और। हमने पूछा है क्या इसका मतलब, कहने लगा इसका मतलब ये हो जो नीचे लिखा हुआ। अब पढ़ो क्या लिखा हुआ। कहना चाह रहा जो ई गवर्नेंस है ना, इस तरह लोगों को सूचनाएं प्राप्त हो रही, इसके सूचना क्रांति के लिए ज्यादा महत्व है। जब तक सूचना नहीं होगी तब तक जानकारी नहीं होगी। इसका मतलब सीधे सीधे ई क्रांति के महत्व का मतलब, इसका मतलब ई गवर्नेंस के लाभ की बात तरफ जा रहा है। तो क्वेश्चन को एक बार नहीं 3 बार, इसी तो हर टॉपर कहता है एक क्वेश्चन को 3-4 बार पढ़ना चाहिए। समझ ये बात है, एक क्वेश्चन को तो 3-4 बार पढ़ना चाहिए, इसको उत्तर निकल जाता है। दोबारा फिर पढ़ो इस क्वेश्चन को, देखो इस बार कुछ और मिलेगा। तो सबसे पहले तूने कह रहा है ये नवीन प्रौद्योगिकी तो है, ये नई टेक्नोलॉजी तो है, या केवल इसे तुम नई टेक्नोलॉजी ना समझो, किसी नई टेक्नोलॉजी आई तो ये सब कुछ बदल चुका। ये नई जो टेक्नोलॉजी आई ना, इस नई टेक्नोलॉजी के लाभ क्या है, सबसे ज्यादा लाभ इसका सूचना के बारे में। अगर सूचना ही तो इन्फॉर्मेशन ही तो कहते हैं, आए समझ, सूचना के बारे में। तो उसने सूचना क्रांति है एक प्रकार की, जो नई तकनीक आई ना, ई गवर्नेंस आया, इसके माध्यम से सूचना क्रांति आई, ये कहना चाह रहा। और ये कह रहा है इसका ये महत्व होगा, महत्व मतलब इसका लाभ पूछ रहा। तो लाभ तो पक्का, क्वेश्चन लाभ पे ही छोड़ना चाह, आए समझ। और ये बताना इसका कहाँ कहाँ उपयोग, इसका कौन कौन से क्षेत्र में। तो मैंने बताया तो जो तुम्हें इसकी 4 अंतः प्रक्रिया लिखवाई में, शॉर्ट फॉर्म में लिख देना। में कौन सी फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म में लिख देना, 1-2 लाइन निकल आगे बढ़े। उत्तर बता रहा हूँ। नंबर 5, ई गवर्नेंस की परिभाषा लिख दोगे। दूसरे नंबर पे चले जाओ, दूसरे नंबर पे देखो, जब ई गवर्नेंस की परिभाषा लिख दोगे ना, ई गवर्नेंस की परिभाषा लिखने के बाद ना उसके बाद क्या करोगे, ई गवर्नेंस का सीधा पता कौन से बताओगे, ई गवर्नेंस की अंतः क्रियाओं पर जाना। किस पर, शासन में जो अंतः क्रियाएं हैं 4 लिखवाई ना भी। उसके बाद तीसरे नंबर पर लास्ट में जाते जाते इसका महत्व बता देना। महत्व मतलब लाभ, और सारा पॉइंट लिखना, इससे ये हुआ, इससे ये हुआ, इससे ये हुआ, इससे ये हुआ। बात समझ में आया। 1-2 लाइन हमने तो इनपुट डाल देना, क्योंकि अपना इनपुट डालना जरूरी है। जो तुम्हें क्वेश्चन का उत्तर लिखने के बाद लग रहा है कि ऐसा ऐसा हुआ, इससे दिमाग ऑटोमेटिक काम कर जाता है। बस ये उत्तर था इसका। आगे लिखो और क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन हो गए, 4 हुए 5। आज लिखने शांति से बैठ के, कल फिर चेक भी होंगे, फिर मार पड़ने वाली।
अगला क्वेश्चन, देखो एक क्वेश्चन है इसमें 2020 में आया, पूछ रहा है इसमें चौथी औद्योगिक क्रांति, मैंने सेम क्वेश्चन लिखवाया तुम्हें, लिख लो सर। चौथी औद्योगिक क्रांति, देखो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, चौथी औद्योगिक क्रांति। चौथी औद्योगिक क्रांति मतलब डिजिटल क्रांति, राइट में को डिजिटल क्रांति। में ई गवर्नेंस, में ई गवर्नेंस को सरकार का अविभाज्य अंग, सरकार का अविभाज्य अंग बनाने की पहल की है, सरकार का अविभाज्य अंग बनाने की पहल की है। विवेचना कीजिए 150 सब। ई गवर्नेंस का अविभाज्य अंग बनाने की पहल की है, अविभाज्य अंग बनाने की पहल की है, विवेचना कीजिए। मुझे लगा इसका उत्तर आराम से लिख लोगे, ठीक, तो सीधा वहीं से लिखा हुआ, समझ में आया बात या? ठीक, कितने क्वेश्चन हो गए? 5 क्वेश्चन हो, 5 क्वेश्चन में तुम्हें एक टॉपिक को दे रहा हूँ, बहुत है 5 क्वेश्चन। अब पिछले के पीछे जो 2012-13 के बाद आए ना, ये लोग हम सारे लिख ले रहे हैं। एक क्वेश्चन और लिखो, कितने क्वेश्चन होंगे? 5 क्वेश्चन बहुत है, चलो एक टॉपिक के 5 क्वेश्चन, फुल स्टॉप लगाओ। ई गवर्नेंस से कुछ भी क्वेश्चन आया ना तो छोड़ना नहीं बिल्कुल भी, 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद, ठीक। चलो ई गवर्नेंस में ही रखते हैं, रोको क्लास। कितने मिनट होगी? लेक्चर नंबर कौन सा था तो किसी भी आता कुछ 6 गवर्नेंस है, 10 हो गए थे, 11 था, वो 11 गया, आज 12 होगा, ठीक। गवर्नेंस, तो क्या गवर्नेंस का 12वां लेक्चर नंबर 12 देख लो। चैप्टर नंबर कौन सा? चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर कौन सा? 5, 6, 5 खत्म कर दिया यार। चैप्टर नंबर 6, इसका नाम होगा हमारा सभ्य समाज, सभ्य समाज, अच्छा वो भी लिखवा रखा, सभ्य समाज क्या, तो ये नागरिक समाज कह देते हैं, नागरिक समाज, नागरिक समाज, नागरिक समाज। ये दूसरा नाम है का सिविल सोसाइटी, सिविल इंग्लिश वाला नाम है, सिविल सोसाइटी। कहते हैं किस, पहले हेडिंग बनाओ, सभ्य समाज नागरिक समाज, चैप्टर का नाम लिखो सिविल सोसाइटी। हेलो, हाँ जी, नमस्कार जी। ठीक है, कोई बात, डोंट वरी, ओके, हाँ हाँ ठीक है।
क्या लिखा? चला गया मेरे बाल लंबी तो चले जाए। हाँ तो बात करें, सुन लो, अभी टाइम पड़ा हुआ, अभी हमारे पास पूरी 40 मिनट मौजूद है, और 40 मिनट के अंदर ना मुझे लगा कि मैंने पूरा का पूरा उड़ा देना मुझसे। समझाना पहले, बहुत ज़्यादा समझाना, पहले समझ लो हो क्या। सभ्य समाज कहते हैं किसे? नागरिक समाज या सिविल सोसाइटी किसे कहते हैं? आज इसकी अहम भूमिका, अगर ये ना हो ना तो सरकार ना निरंकुश होती चली जाएगी। अगर ये ना हो हेलो मैडम, मैडम, सभ्य समाज, नागरिक समाज या सिविल सोसाइटी, ये सब नाम इसके मौजूद है। दोबारा फिर समझ लो, सभ्य समाज, नागरिक समाज, सिविल सोसाइटी कहते किसे हैं? हेलो हेलो, परिभाषा, परिभाषा सुन लो। पहली बात पूछे है क्या सभ्य समाज? पहली बात, ही समाज का हिस्सा। किसका? समाज का ही हिस्सा है। पूछा हो तुमसे कि समाज का कौन सा हिस्सा आया समझ में? ये समाज का ऐसा हिस्सा जो मानसिक रूप से, किससे? मानसिक रूप से परिपक्व, दूसरी भाषा में इसे कह सकते हैं बुद्धिजीवी वर्ग। कौन सा वर्ग? कोई पूछे तुम सभ्य समाज कह किसे रहे हो आप? नागरिक समाज क्या होगा? किसे कहते हैं? सिविल सोसाइटी। तो पहली बात आप कहोगे ये समाज का हिस्सा। समाज का कौन सा हिस्सा? ऐसा हिस्सा समाज का जो मानसिक रूप से परिपक्व हो। परिपक्व, बुद्धिजीवी वर्ग, मानसिक रूप से कैसा हो? परिपक्व हो, लेकिन समाज का हिस्सा होगा, लेकिन सरकारी नहीं होगा, गैर सरकारी होगा। जैसे एनजीओ, गैर सरकारी संगठन, यही तो परिपक्व वर्ग, वही तो सिविल सोसाइटी जो सरकार की नाक बंद करके रखता होगा। आया समझ में? कोई संगठन होगा उसे सरकार की नाक बंद करके रखता होगा, कोई दलित का संगठन होगा वो सरकार की नाक बंद करके रखता होगा, कोई महिलाओं का संगठन होगा वो सरकार की नाक बंद करके रखता होगा, सरकार पर युक्त प्रतिबंध लगाता होगा। यस और नो? जनता की बात को ना सरकार तक और सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली, संचालित की जाने वाली योजनाओं का मूल्यांकन करता होगा। यही तो कहते हैं। ये तो आज अगर ये जो सभ्य समाज है ना, नागरिक समाज है, सिविल सोसाइटी, अगर ये ना हो ना तो सरकार ना निरंकुश होना स्टार्ट हो जाएगी। आज इसकी अहम भूमिका, समझ में आया बात? या और आज से पढ़ना जरूरी, और वर्तमान समय में डिमांड भी है। और लोकतंत्र को अगर तुम बनाए रखना, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को अगर तुम हमेशा के लिए भारत के अंदर बनाए रखना, मीडिया सरकारी तो नहीं है ना, मीडिया भी आज सिविल सोसाइटी का हिस्सा। आज समझ में? लेकिन तुम्हें पता, लेकिन जो ये हो मीडिया आजकल इसके इशारों पर नाचता, किसके? सरकार के इशारों पर, जिसके परिणाम स्वरूप आज लोकतंत्र के लिए खतरा बन चुका। अगर सिविल समाज या सभ्य समाज या सिविल सोसाइटी अगर ये सरकार का अंग बनता चला जाएगा ना तो लोकतंत्र के लिए चुनौती समझ खड़ी हो जाएगी। ये सुन लो, अगर तुम्हें लोकतंत्र को बचाए रखना तो आज सिविल समाज या नागरिक समाज या सिविल सोसाइटी का जिंदे रहना बहुत ज्यादा जरूरी। आया समझ में? और इसे बल मिलना चाहिए, इसीलिए हमें से पढ़ाया जा रहा। बात समझ में आया? ठीक। उसके बाद इतनी बात बताओ समझ में आई? तो पूछने लगा तुमसे कोई सभ्य समाज किसे कहते हैं, नागरिक समाज किसे कहते हैं? क्या बोल लगे? यह नागरिक समाज या सभ्य समाज का वह हिस्सा है जो मानसिक रूप से परिपक्व हो, जो मानसिक रूप से, साथ साथ बोल लो, सभ्य समाज का वह हिस्सा है जो मानसिक रूप से परिपक्व हो तथा चारित्रिक रूप से गैर सरकारी हो, नॉन गवर्नमेंटल, गैर सरकारी। जब गैर सरकारी होगा जब तो सरकार के कार्यों का मूल्यांकन करता होगा। यस और नो? चारित्रिक रूप से कैसा हो? गैर सरकारी, तथा सरकार तथा जनता के मध्य मध्यस्थ हो, सरकार तथा जनता के मध्य मध्यस्थ हो, सरकार तथा जनता के मध्य मध्यस्थ हो। इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं है? तो बताओ सभ्य समाज किसे कहते हैं? बोलो, सभ्य समाज का वह हिस्सा है जो मानसिक रूप से परिपक्व हो तथा चारित्रिक रूप से गैर सरकारी हो, सरकार तथा जनता के मध्य मध्यस्थ हो। एक बार बोल गए ना तो मुद्दे से लंबे समय तक याद रहा यहाँ परिभाषा, फिर तुम भूलते नहीं। आया समझ में? इसलिए हमें साथ साथ बोल ले करो। मैं पूछो सभ्य समाज किसे कहते हैं, नागरिक समाज किसे कहते हैं, सिविल सोसाइटी किसे कहते हैं? सिविल सोसाइटी समाज का वह हिस्सा जो मानसिक रूप से परिपक्व हो तथा
चारित्रिक रूप से गैर सरकारी हो, सरकार तथा जनता के मध्य मध्यस्थ हो। रट लोगे तो स्पीड आ गई। अब इसका मतलब भी समझो क्या होगा, इसका मतलब भी समझो क्या होगा। पहली बात तो जो सभ्य समाज होगा, तो जो एनजीओ वाले होंगे, जैसे मैं उड़ान एनजीओ में काम करता था, जिस एनजीओ में काम करता था उसका नाम था उड़ान। उड़ान एनजीओ में काम करता था, मैडम थी वो पंतजलि वाली, आया समझ में, वो मेरे साथ काम करती थी, तो उड़ान में हम काम करते थे। सुनते रहो, उड़ान एनजीओ में जब हम काम करते थे ना उड़ान में, तो ये इसके अंदर ना कोई सरकारी आदमी नहीं आते, हम सब प्राइवेट थे। समझना ये बात है। बहुत सारे लोगों ने मिलकर एक एनजीओ बनाया हुआ था और गांव गांव गली गली जाते थे, लोगों को जागरूक करते थे। समझ ये बात। उसे दूसरी भाषा में हम सेक्स एजुकेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एजुकेशन कहते हैं, प्रोवाइड कराते थे। दांत दिखाने की बात नहीं है, आया समझ में। ये तो कठिनाई जब तू घटती रही ना, इसी चीज को हम समझाते थे। समझ रहा है बात ये। वो समझाते थे कौन कौन सी स्टेज में, कौन कौन सी एज में तुम्हारे शरीर शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से कौन कौन सी किस तरह बदलाव होगा। समझ में आई बात, या कौन कौन से परिवर्तन होंगे, इस बड़े स्केल पर हम समझाते थे। और लड़की भी और लड़के बड़े खड़े होकर लेक्चर दिया करते थे। यस और नो? अब बताओ, लेकिन समाज में अपनी भूमिका निभा रहे थे हम समाज का हिस्सा थे। बताओ हम क्या चलाते थे? एनजीओ चलाते थे। एनजीओ तो इसे कहते हैं नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। नॉन गवर्नमेंट, गैर सरकारी संगठन, नॉन गवर्नमेंट। तो इसका मतलब जो गैर सरकारी संगठन होते हैं ना, वही तो सिविल सोसाइटी, वही तो सभ्य समाज, वही तो नागरिक समाज है। यस और नो? इतना बात बताओ, समझ में आई नहीं? तो मेरा उड़ान जो एनजीओ था, जो मेरा उड़ान एनजीओ था जिसमें मैं काम करता था, लोगों गांव गांव जाकर हम बच्चों, छोटे छोटे बच्चों को, जिस कक्षा 6 से ऊपर के बच्चे हुआ करते थे, उन्हें एजुकेशन दिया करते थे। आज समझो, कुछ लोग तो हम अपने गांव से भगा दिया करते थे, ये तो लड़के लड़कियों को बिगाड़ने के लिए आए यहाँ से। आज समझो, इस तरह के अभी हमें सामना करना पड़ा बाद में जाकर, लेकिन बाद में उसी गाँव में घातक घातक परिणाम दिखा दिए। समझ में आया बात ये। आज ये जो बच्चा अलग अलग दिशा में दौड़ रहा है ना, इनके पास एजुकेशन तो नहीं है कि कौन कौन सी अवस्था में इनके शरीर में कौन कौन से बदलाव होंगे और कैसे कैसे मैं एजुकेट करा जाएगा। सब लोग शर्माते हैं। समझ आई बात है। शर्माहट ही तो ये तो कठिनाई पैदा कर रही है तुम्हारे लिए। तो बताओ, इतनी बात समझ में आई नहीं है? तो चारित्रिक रूप से कैसा होगा? गैर सरकारी। गैर सरकारी होगा, सरकार और जनता के मध्य ना मध्यस्थ होगा। इतनी बात बताओ, समझ में आई? तो ये तो एनजीओ मैंने एनजीओ अपना बताया। अलग अलग प्रकार के एनजीओ भारत के अंदर बहुत सारे एनजीओ काम कर रहे हैं, और सारे के सारे कैसे? गैर सरकारी। गैर सरकारी संगठन ना, सरकारी नहीं है, गैर सरकारी संगठन, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। नाम इसका नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो इनका चरित्र कैसा होगा? प्रकृति कैसी होगी? गैर सरकारी। इनका नेचर कैसा होगा? नॉन गवर्नमेंट। नॉन गवर्नमेंट कैसा होगा इनका नेचर? प्रकृति कैसी होगी? गैर सरकारी। गैर सरकारी समाज का हिस्सा होंगे, बोलोगे यस। कैसा हिस्सा होंगे? जो मानसिक रूप से परिपक्व हो, बुद्धिजीवी वर्ग, पढ़े लिखे लोग। तो बताओ, जो हम ये जो आईएएस अधिकारी हो, तो आईएएस अधिकारी वालों को हम सिविल सोसाइटी में नहीं कह सकते। कह सकते हैं? सभ्य समाज कह सकते हैं? नहीं कह सकते। सरकारी नहीं जगह हो तो सरकारी, तो तुम कैसे कह दोगे? यही तो मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ, कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा। मैंने ये तो समझा थोड़ी देर पहले, अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो क्वेश्चन तुम्हारे सामने ना आएगा, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो क्वेश्चन के सामने ना आएगा। आया समझ में? तो क्या करना? कॉन्सेप्ट क्लियर करना। तो बताओ, सभ्य समाज में साथ साथ बोलना, सभ्य समाज समाज का वह हिस्सा है जो मानसिक रूप से परिपक्व हो तथा चारित्रिक रूप से गैर सरकारी हो, सरकार तथा जनता के मध्य मध्यस्थ हो तथा सरकार तथा जनता के मध्य सेतु की भांति कार्य करता हो, उसे ही सभ्य समाज या नागरिक समाज या सिविल सोसाइटी कहते हैं। यस और नो? इतनी बात बताओ, समझ में नहीं आया? कोई प्रॉब्लम? तो एक बार परिभाषा बता दोगे बिना देखो? चलो बताओ परिभाषा, इधर नहीं देखना। सरकार तथा जनता के मध्य सेतु की भांति कार्य, सेतु का कार्य सेतु की भांति कार्य करता हो। ऐसा समाज ही सिविल सोसाइटी कहलाता है। जैसे एनजीओ, विभिन्न विभिन्न प्रकार के एनजीओ, विभिन्न विभिन्न प्रकार के एनजीओ, विभिन्न विभिन्न प्रकार के संगठन,
विभिन्न विभिन्न प्रकार के संगठन। यस और नो? इतना बात बताओ, समझ में आया नहीं आया? तो इसका मतलब कुछ नहीं सीख के ये तो पता लग चुका सभ्य समाज सिविल सोसाइटी। या अब ये बताओ, जो राकेश टिकैत थे उनका किसान संगठन था, सरकार के द्वारा कृषि कानून बनाए गए थे, उसके बाद कृषि कानूनों को वापस भी लिया गया। क्यों लिया? प्रधानमंत्री ने हाथ जोड़कर माफी मांगी। क्यों मांगी? इसलिए मांगी क्योंकि बीच में किसान संगठन था, वो किसान संगठन ही तो सिविल सोसाइटी था। जिस आया समझ में, सारे के सारे किसान, कई सारे किसान एक साथ पहुंच गए थे। राकेश टिकैत उसे लीड कर रहे थे, उस एनजीओ को लीड कर रहे थे, एनजीओ ने एक संगठन को लीड कर रहे थे, किसान संगठन जिसे बोलते हैं, उसे लीड कर रहे थे। और लीड करने में, लीड का मतलब नेता थे उसके में, आया समझ में, उसके नेता थे। और जो आम जनता थी ना, उनकी बात को सरकार तक पहुंचा रहे थे। और सरकार के द्वारा जो योजनाएं बताई जा रही थी, जो योजनाएं बताई जा रही थी, उनके अंदर कमियां और खामियां निकालना, उनका मूल्यांकन करना राकेश टिकैत का काम था। इसका मतलब सरकार की नाक में 1-1.5 साल तक जो दम कर रखा, वो सिविल समाज ही था, सिविल सोसाइटी था। आया समझ में? नागरिक समाज ही था। ये सुन लो, मजा आया कि नहीं आया? तो बताओ, नागरिक समाज, हाँ पूछो। यस, तो परिभाषा में बताओ, कोई प्रॉब्लम हो तो? अब बताओ मुझे एक बात बता दो जरा, ये सरकारी होंगे गैर सरकारी होंगे? तो जितने भी प्रकार के तमाम संगठन है, इन्हें सिविल सोसाइटी का भाग मांग सकते हैं। जो आईएएस अधिकारी है सिविल सोसाइटी के अंतर्गत आएंगे, सरकारी होंगे ना में। और कहा जाता है, सुन लो ध्यान लगाकर, अगर ये पूरा हाथ पूरा का पूरा सरकारी दिखाई दे रहा तुम्हें, आया समझ में, और ये सिर्फ ये भाग सरकारी होगा ना, जब तक तुमसे सरकार से अलग नहीं करोगे, ये समझो, तब तक ये सरकार की आलोचना नहीं करने का। जैसे मैं हूँ, मैंने उसे उठाया, उठा के से बाहर फेंक दिया मक्खी की तरह, आया समझ मैंने, तो ये पता क्या करेगी? जैसे इस सरकार से अलग हुई ना, सरकार का हिस्सा, तो यह तमाम प्रकार मेरे अंदर बुराई भी नहीं होगी ना, तो ढूंढ ढूंढ को खोज खोज को बता कर लेकर आगे। बात सही है गलत है? ऐसा करना चाहिए। तो ये तो जितने भी गैर सरकारी संगठन हो, ये जो गैर सरकारी, सुन लो ध्यान लगा, जितने भी गैर सरकारी संगठन होंगे, एनजीओ होंगे, जब भी तो गैर सरकारी में, तो इसका मतलब सरकार की आलोचना करते होंगे। जब सरकार की आलोचना करते होंगे, इसका मतलब सरकार की नाक बंदम करते होंगे। और जो लोकतंत्र के लिए, लोकतंत्र के स्वास्थ्य के लिए बेहतर होगा, ऐसा समझ में, ये सभ्य समाज ना लोकतंत्र के स्वास्थ्य के लिए बेहतर होगा। अगर यहाँ लोकतंत्र है ना, आया समझ, और लोकतंत्र का स्वास्थ्य अगर तुम्हें सही रखना, तो ऐसे ऐसे सिविल सोसाइटी होनी जरूरी। वर्तमान समय में इसकी प्रासंगिकता बढ़ती जाएगी, आया समझ में, रिलेवेंसी नहीं बढ़ती जाएगी ना, तो हम इस तरह के एनजीओ खड़े कर देंगे। आया समझ में? यस और नो? इतना बात बताओ समझे। तो हम अभी ये बताओ तुम, मेरा जो उड़ान एनजीओ था, वो एक प्रकार का सभ्य समाज था कि नहीं था? सिविल सोसाइटी था, नहीं था? ठीक, तो सरकार, अब इसमें क्या हो, आज वर्तमान समय में ना ऐसे ऐसे एनजीओ खुल चुके जो केवल सरकार के द्वारा ही डिपेंड है, सरकार पे। सरकार उन्हें ग्रांट देती है, जिसे हम अनुदान कहते हैं। आए समझ में? अनुदान को क्या कहते हैं हिंदी में? चंदा। चंदा देती है, उस पर चलते हैं। अब सरकार फिर पैसा देगी, उस पर चलेंगे, सरकार फिर पैसा देगी, उस पर चलेंगे। इसका मतलब ऐसे जो सरकारी गैर सरकारी संगठन है ना, कहने को तो वे सभ्य समाज का काम कर रहे, लेकिन वे तो सरकार का अंग बन चुके, सरकार पर डिपेंड हो चुके। जब डिपेंड हो चुके, तो ये समझ जाओ, वे कभी भी ना, आया समझ में, लोकतंत्र को बढ़ावा दे ही नहीं सकते बिल्कुल भी। क्यों? सरकार की ही वाणी बोलते होंगे। किसकी वाणी बोलते होंगे? आया समझ। और मैंने तुम्हें बताया कि गैर सरकारी होने जरूरी। जब तक इस हिस्से को तुम काट कर अलग नहीं करोगे ना, तब तक ही तुम्हारी बुराई नहीं करने का। और तुम्हें सरकार ने से ग्रांट देगा ना, अनुदान दे देगा, इसे अपने में जोड़ रखा। जब जोड़ रखा, तो इसका मतलब सरकार की आलोचना नहीं करने का, सरकार के द्वारा की जाने वाली, संचालित की जाने वाली योजनाएं, नीतियां और उनके कार्यक्रम, उनकी कभी आलोचना नहीं करने का, उनके पक्ष में झुकता हुआ दिखाई देगा। और ये कठिनाई पैदा हो चुकी। इसी के संदर्भ में यूपीएससी ने सवाल पूछा। आया समझ, इसी के संदर्भ में यूपीएससी ने सवाल पूछा। इतनी बात बताओ समझ में आई? तो बताओ, तुम बताओ मुझे कि जो सभ्य समाज है, नागरिक समाज है, सिविल सोसाइटी है, उसे किसे कहते हैं? बात समझ में? 2021 में सवाल पूछा, और तरह तरह के सवाल पूछा, तो घुमा घुमा के सवाल पूछा। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो सभ्य समाज किसका हिस्सा? समाज का। अच्छा, कैसा हिस्सा? जो मानसिक रूप से परिवर्तन, बुद्धि रूप से जीवी हो, या बुद्धिजीवी वर्ग हो, तथा चारित्रिक रूप से गैर सरकारी हो, सरकार तथा जनता के मध्य मध्यस्थ हो, ये बिचौलियों का कार्य करता हो। हाँ, तो वही तो मतलब, मध्यस्थ हो, सरकार तथा जनता के मध्य सेतु की भांति कार्य करता हो, ऐसा समाज सिविल सोसाइटी कहलाता है। इसे नागरिक समाज, सभ्य समाज भी कहते हैं। आया समझ में? तो लोकतंत्र के लिए अच्छा कि बुरा? आया समझ में? लेकिन कुछ तो दोष, कमियां और खामियां तो हो। ऐसा तो कोई है नहीं जिसके अंदर कमियां और खामियां नहीं है। आया समझ में? ठीक, क्या
मेरा तो बुखार हो रहा। तो वर्तमान समय में ना, हेलो हेलो, वर्तमान समय में ना जो डेवलपमेंट हो उसके 3 मॉडल आपको दिखा देंगे, विकास के 3 मॉडल दिखाई देंगे। नंबर फर्स्ट, एक तो जहाँ सरकार कार्य कर रही, ये भी तो सरकार भी तो देश का विकास कर रही, आया समझ में, उसे हम पब्लिक सेक्टर कहते हैं। पब्लिक सेक्टर, सार्वजनिक क्षेत्र। कौन सा? दूसरे नंबर पर जो सेक्टर उसे कहते हैं प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर इसे कहते हैं, प्राइवेट सेक्टर को कहते हैं निजी क्षेत्र। और जो विकास का तीसरा मॉडल है ना, उसका नाम पता क्या है? उसका नाम एनजीओ नहीं है, उसका नाम सभ्य समाज या नागरिक समाज है, सिविल सोसाइटी। ये भी देश का विकास करने में लगे हुए, आए समझ में। तो वर्तमान समय में ना भारत के अंदर विकास के कितने मॉडल मौजूद है, तो इसे भी इग्नोर कर नहीं चलना। आज के बाद बात समझ में आई? आज तक हम ये देखते थे अगर देश का विकास करना हो तो 2 ही मॉडल मौजूद है। गवर्नेंस पढ़ते वक्त ये बात हमेशा याद रखनी होगी। वर्तमान समय में भारत के अंदर अगर भारत का विकास करना चाहते हो, जितनी पब्लिक सेक्टर की भूमिका ना, जितनी प्राइवेट सेक्टर की भूमिका, तो जो हमारे नागरिक समाज है, सभ्य समाज है, इसकी भी इतनी ही भूमिका। अगर देश का अच्छा सुव्यवस्थित विकास चाहते हो अगर तुम, बताओ इतनी बात समझ में आई नहीं? कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आया? कोई प्रॉब्लम? तो ये बताओ मुझे कि सभ्य समाज बता दोगे, सभ्य समाज किसे कहते हैं बता दोगे? अब सभ्य समाज का महत्व भी हल्का हल्का समझ में आ रहा तुम। वर्तमान समय में विकास के कितने मॉडल है भारत में? एक तो पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर को हिंदी में कहते हैं सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र, और तीसरे नंबर पर सिविल सोसाइटी। इतनी बात बताओ समझ में आई? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? ठीक। अब मुझे ना बता दो बस, राज्य और एक तो राज्य हो, एक तो राज्य हो, एक हो सभ्य समाज। एक तरफ तो मैं लिख रहा हूँ राज्य, एक तरफ लिख रहा हूँ सभ्य समाज। सभ्य समाज, तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि राज्य में और सभ्य समाज में क्या अंतर हो? एक तरफ तो सिविल सोसाइटी, एक तरफ तो राज्य हो, तो राज्य में और सभ्य समाज में क्या अंतर हो? एक तो राज्य का संबंध या पूरे देश था, आया समझ में। एक तो राज्य हो, एक सभ्य समाज हो, इन दोनों में अंतर क्या होगा? बोल बोल बोलो। अंतर पूछा है मैंने, अंतर पूछा है। किस राज्य के अंदर और सभ्य समाज के अंदर क्या अंतर हो? इसकी भौगोलिक संप्रभुता होगी, इसकी थोड़ी होगी। किसकी? सभ्य समाज की। और इसको एक टाइप की चिंता रखी होगी आबादी पूरी। इसके पास शक्ति कहाँ से आती है? राज्य के पास शक्ति कहाँ से आती है? बता, राज्य के पास शक्ति कहाँ से आती है? राज्य जो हो ना, इसके पास जो शक्ति का स्रोत हो ना, वो जनता हो, सत्ता हो, आए समझ में। इसके पास जो शक्ति हो, राज्य के पास जो शक्ति हो, शक्ति का जो स्रोत हो, आए समझ। तुम्हारे पास पढ़ाई के संदर्भ में शक्ति कहाँ आती है? यहाँ से नहीं तो जाती है, ये तो जाकर चिल्ला चिल्ला कर दूसरे सामने मुंह उठा के बोलते हो तुम, आए समझ में। बात सही है गलत है? तो तुम्हारे पास जो शक्ति मौजूद है, ताकत है, तुम्हारे पास भाषा आ चुकी, एटीट्यूड डेवलप हो रहा है एक प्रकार का, उन सब शक्तियों का स्रोत कौन? मैं हूँ। मैंने तो एटीट्यूड डेवलप करा तुम्हारे अंदर, कर दिया, चाहे कर दिया जिस तरह भी कर दिया। कंपनी वाले मुझे फोन कर, शक्ति का स्रोत, तो शक्ति का स्रोत कौन होगा? सत्ता होगा। तो शक्ति का स्रोत क्या होगा? जनता। इनके पास भी, लेकिन जो राज्य होगा ना, अगर 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 राज्य कार्य नहीं कर रहा ना, तो जनता तुरंत दबाव बनाएगी। अगर राज्य कार्य नहीं कर रहा होगा ना, तो जनता तुरंत दबाव बनाएगी, आंदोलन कर देगी। नहीं कर देगी आंदोलन, तो तुरंत इसे अच्छे कार्य करने पड़ेंगे, आया समझ में। इसका मतलब दबाव के रूप में कार्य करते हैं। किसके रूप में?
इतनी बात बताओ, इतनी बात बताओ समझ में आई? लेकिन इनकी जो शक्ति का स्रोत हो ना वो हो सद्भावना, अंदर से भावना कहती है इनकी। आए समझ में? ये तो मुझे ऐसे दिखाई दे रहे ये ना स्वेच्छा पर आधारित हो। किस पर? बैरियर नहीं होते हैं, ये नहीं है किसी का दबाव हुआ, स्वेच्छा पर। मेरी मर्जी में आज अपने एनजीओ बंद कर दूं, हो कौन तुम रोकने वाले? बस मेरा मन था कि मैं समाज के अंदर बदलाव लाना चाहता हूँ। आए समझ में? इसका मतलब इतनी तो बात पक्की, अगर तुम देश के अंदर बदलाव लाना चाहते हो, ठीक, तो तुम सरकार का हिस्सा नहीं बनना पड़ेगा, सरकार से तुम अलग होना पड़ेगा। जब सरकार से अलग हो जाओगे, सभ्य समाज सिविल सोसाइटी में चले जाओगे, और सिविल सोसाइटी में चले जाओगे तो तुम्हारी पहचान होगी, तुम समाज के अंदर बदलाव ला सकते हो। उदाहरण दूं, अरविंद केजरीवाल IRS अधिकारी थे, उसके पद से वे सरकार का हिस्सा थे, उन्होंने उससे इस्तीफा दिया, फिर RTI में जो उन्होंने काम किया वो जबरदस्त था, NGO में उन्होंने काम करा। बात समझ में आया? समझ रहे नहीं तुम भाई? जो अरविंद केजरीवाल थे, जब तक में IRS अधिकारी थे तब तक में NGO में काम कर लेते, नहीं कर सकते ना। तो जब उन्होंने इस्तीफा दिया, इस्तीफा देने के बाद में सरकार से अलग हुए, फिर सरकार के खिलाफ उन्होंने कार्य करा। आया समझ? सरकार को समझाया कि सूचना का अधिकार क्या हो। आया समझ? अरुणा राय थी, जो अरुणा राय के तो शिष्य थे में, अरुणा राय आज भी वो संगठन चला रही राजस्थान में, जो RTI को लेकर आए। समझ आई? जो RTI को ले, राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार, ये एक NGO की देन है। समझ में आया बात? ये तो मैंने पढ़ाया हुआ, यूट्यूब पर पढ़ाया हुआ, और पहले मैंने तुम समझाया कि जो RTI है, जब तक सरकार का हिस्सा रहने वाला ना कोई चीज, तो सरकार पर दबाव नहीं बना सकता बिल्कुल भी, निशान अब भी लगा हुआ। ऐसे समझ में? कोई प्रॉब्लम? तो कोई किसी का हिस्सा रहते हुए उस पर दबाव नहीं बना सकता बिल्कुल भी। आए समझ में? ठीक, चलो, तो दबाव के रूप में कार्य करते हैं। लेकिन ये ना जो सभ्य समाज होते हैं, इनकी शक्ति का स्रोत सद्भावना हो। शक्ति का स्रोत क्या हो? शक्ति का स्रोत क्या हो? सद्भावना, सच्ची भावना। सद्भावना मतलब सद्भावना, अंदर से फील आना चाहिए, अंदर से, इंटरनली। कहना महात्मा गांधी का, आज समझ में? ये तो राज्य तो एक प्रकार का कानून हो, एक प्रकार का। महात्मा गांधी तो मना कर, इसे हटा दो। महात्मा गांधी तो इसे बोल देते थे, सभ्य समाज बोल देते थे, कहते थे नहीं, आज समझ में? ये तो कानून के, ये तो राज्य का खंडन करते थे, साफ साफ खंडन करते थे। ये कहते छोड़ दो ना सर, जब तक इंसान की अंतरात्मा में बदलाव नहीं होने का तो क्या फायदा। तो महात्मा गांधी ने हमेशा से बल दिया, समझ, सभ्य समाज में बल दिया। लेकिन ये नहीं पता यहाँ ये इंसान नहीं है, हर जगह इंसान सभ्य समाज थोड़ा ही है। यहाँ बैली भी बसे हुए, तो अम्बेडकर ने कहा नहीं नहीं, इन्हें बैलों को भी तो सही करना पड़ेगा, तो फिर आ जाओ। ऐसा फिर कानून बनाया उन्होंने इन पर युक्त प्रतिबंध बनाने के लिए। समझ आई बात है? लेकिन जो कानून है ना, कानून वो अनैतिक है मेरे हिसाब से भी। समझ आई बात? कानून अनैतिक है, इसका मतलब किसी को तुम ये प्रावधान किया, तुमने ये सजा दे दी तो ये होगा। समझ आई बात? ये अनैतिक बातें सब। किसी को वैसा, किसी को अगर तू भी बोल रहे ना, ये भी अनैतिक बातें। तू भी बोल रहे, समझ में आई बात? तुम भी बोल रहे आपस में भी, वो भी अनैतिक बातें हो। हारना और जीतना भी ना, मैच में हार गया ये जीत गया, ये भी अनैतिक बातें हो, ये भी हिंसा वाली बातें हो। समझ आई बातें? ये भी अनैतिक बातें हो। ऐसा काम करो ना, प्रतिस्पर्धा की जरूरत ही नहीं पड़ा। ये तो वर्तमान समय की देन है प्रतिस्पर्धा। गांधीवादी सिद्धांतों पर चलोगे ना, आया समझ में, तो तब समझ में आ गया बात। ये गांधी को पढ़ना, उसके थॉट पढ़ना और अंदर से पढ़ना बहुत ज्यादा, इतना आसान काम थोड़ा ही है गांधी को पढ़ना और समझना। ये सब राजनीतिक बात थी। चलो इधर देख लो। अब ये जो सभ्य समाज हो, ये सिविल सोसाइटी हो, या स्वेच्छा पर आधारित हो। किस पर? स्वेच्छा पर आधारित। आया समझ में? इस पर किसी का दबाव नहीं होता, ये खास बात होगी इसकी। जितने भी NGO होंगे, जितने भी संगठन होंगे, जितने भी दलित संगठन होंगे, जितने महिला संगठन होंगे, सारे के सारे स्वेच्छा पर आधारित होंगे। बताओ समझ में नहीं आया? अब बताओ, अगर सरकार का हिस्सा होते तो काम कर पाते सरकार के खिलाफ? आया समझ में? तो बताओ कि जो जितने भी हमारे नागरिक समाज होंगे, सिविल सोसाइटी होगी, इस सरकार पर प्रतिबंध लगाने का कार्य करती होगी नहीं करती होगी? ये सुन नो, इतनी बात, किस पर प्रतिबंध लगाने का कार्य करती होगी? युक्त प्रतिबंध लगाती होगी, सरकार को निरंकुश होने से रोकती होगी। आया समझ में? सरकार पर अंकुश लगाती होगी नहीं लगाती होगी? इतनी बात बताओ समझ में नहीं? ठीक, और ये बेहतर भी होगा, क्यों? ताकि भ्रष्टाचार ना हो। तो बताओ, जो नागरिक समाज है, इनकी वजह से भ्रष्टाचार में भी कमी आती होगी। तो बताओ, इसकी वजह से भ्रष्टाचार में कमी आती होगी, तो फिर ये तो लोकतंत्र के लिए अच्छी बात होगी। आया समझ में? तो ये लोकतंत्र के लिए स्वास्थ्यवर्धक होगा कि फिर या घातक होगा? इसका मतलब जो सभ्य समाज है ना, सभ्य समाज को हम लोकतंत्र के लिए स्वास्थ्यवर्धक कह सकते हैं। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? इतनी बात बताओ समझ में नहीं? तो तुम्हारा क्या मानना, क्या सभ्य समाज होना चाहिए नहीं होना चाहिए? लेकिन कभी कभी ना UPSC ऐसे ही प्रश्न पूछ लो, सभ्य समाज है ना, ये सभ्य जो समाज हो,
ये ना सरकार के कार्यों में अड़चन भी पैदा करता है। आए समझो, पता लगा एक रोड बनाया जा रहा, प्रोजेक्ट बनाया जा रहा पूरा का पूरा, आए समझो, ये जाकर वहां आंदोलन कर देंगे, प्रोजेक्ट लेट हो जाएगा। सरकार विकास करना चाह रही, और ये एनजीओ को लेके जाएंगे और वहां क्या होंगे, पर्यावरणविद होंगे, पर्यटन संगठन वाले होंगे, और वहां जाके स्टार्ट कर देंगे, आंदोलन स्टार्ट कर देंगे। जैसे पश्चिमी घाट पर्वत का नाम सुना तुमने, वेस्टर्न जो घाट है पश्चिमी घाट पर्वत में, उसमें एक प्रोजेक्ट बनना था, उस प्रोजेक्ट जो 3 साल बनना था वो 7 साल में बनकर तैयार हुआ इनकी वजह से। इसलिए यूपीएससी ऐसे मुद्दों पर अहम नजर रखता है और उन्हीं से निकाल कर सवाल पूछता है कि जो सभ्य समाज है, सिविल सोसाइटी है, क्या ये सरकार के जो विकासात्मक प्रोजेक्ट कार्य हैं उनके अंदर बाधा उत्पन्न करते हैं? तो करते हैं, तो फिर कैसा करते हैं? आया समझ? आपका क्या मानना, इनका होना चाहिए नहीं होना चाहिए, यही हम चैप्टर में पढ़ने वाले। तो कितना हार्ड चीज नहीं है, एक बार समझ डेवलप कर दी, सुनना बस, वही तो बताया। बड़े लोगों के संपर्क में रहो, पूरे दिन भर ऐसी बातें सुनते रहो, यूट्यूब पे खोल के ऐसी बातें, हमेशा ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहो जो तुम्हारे इस इंडस्ट्री का है नहीं। उससे तो 5 मिनट भी बात ना करो, मेरा तो मानना 5 मिनट भी, उसे वहीं छोड़ दो। है समझ में? अपने पेरेंट्स की भी बात ना करो, उनके साथ तो जरूर करो, बस घर वालों के साथ बात करो, अपने दोस्तों के साथ, बाकी सबको वहीं छोड़ दो। यूट्यूब पे भी ऐसे ही लोगों को सुनना, गाने भी किसी काम के नहीं, 5 मिनट तो पका कोई गाना ना, छोड़ दो समय का वहीं, वो तुम्हें बाइस कर देगा। ऐसी चीजें सुनते रहो, जब ऐसी चीजें सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं, फिर आराम से काम हो ही जाता है। बात समझ में आई? कोई प्रॉब्लम? तो अच्छा लग रहा? ठीक। ये हमारा सभ्य समाज है। अभी तो सभ्य समाज के बारे में और बहुत कुछ जानना। सभ्य समाज के बारे में ये संकल्पना आई कहां से, समझने की बात है, कहां से विकसित हुई पहली बार, और जब पहली बार विकसित हुई तो भारत में इसका हाल चाल क्या है, ये भी जानेंगे। समझने की बात है, कौन कौन से दार्शनिक थे सबसे पहले, ये ना ये संकल्पना, हेलो, ऐसी सभ्य समाज और नागरिक समाज या सिविल सोसाइटी की जो संकल्पना सबसे पहले किसी के मस्तिष्क में पहली बार विचार आया, तो वे पश्चिमी फिलोसोफर का मतलब पश्चिमी दार्शनिक, उनके बारे में बहुत पढ़ा हुआ भी, पढ़ाया हुआ भी, उसका नाम है हेगल। हेगल, ईगल नहीं, हेगल। बहुत अच्छे दार्शनिक है, बताऊंगा तुम्हें इनके बारे में, फिलोसॉफी पढ़ाया तो, नहीं तो हिंदी साहित्य तो तुम पढ़ाएगा। बात समझ में आया? कोई प्रॉब्लम यहां तक? इतना माइंड भी परिपक्व होना पड़ेगा ना जितना फिलोसॉफी पढ़ने के बाद परिपक्व होगा। समझ में आया बात है? अगर तुमने वो पढ़ा दिया, मैंने तुम्हें फिलोसॉफी पढ़ाया, तो इतने दार्शनिक बन जाओगे, तुम मेरा चेहरा देख के बता दोगे मैं क्यों मुस्कुरा रहा हूँ। समझ में आया बात है? इसे मेरा चेहरा देख के बता दोगे मैं क्यों मुस्कुरा रहा हूँ। अगर थोड़ा सा साइकोलॉजी का पार्ट भी तो पढ़ाना पड़ा ना उसमें। यहां तक समझ में आ गया? हेडिंग बनाओ, परिभाषा, सभ्य समाज, हेडिंग बनाओ सभ्य समाज। सभ्य समाज की परिभाषा लिखते चलो, 5 मिनट में बहुत प्रोडक्शन है। लिखो, सभ्य समाज समाज का वह हिस्सा है, सभ्य समाज समाज का वह हिस्सा है। कोई बात, मुझे तो मैं लिख देता हूँ, तो मुझे लिखना है बहुत सुन। सभ्य समाज समाज का वह हिस्सा है, चुपचाप लिख लो। सभ्य समाज समाज का वह हिस्सा है जो चारित्रिक रूप से गैर सरकारी, जो चारित्रिक रूप से गैर सरकारी तथा सरकार एवं गैर सरकारी, कोमा मानसिक रूप से, कोमा लगाओ, कोमा मानसिक रूप से परिपक्व, कोमा मानसिक रूप से परिपक्व, कोमा मानसिक रूप से परिपक्व तथा सरकार तथा जनता के मध्य मध्यस्थों सरकार तथा जनता के मध्य मध्यस्थों और एक सेतु की भांति कार्य करता हो, और
एक सेतु की भांति कार्य करता हो। सभ्य समाज कार्य करता हो, सभ्य समाज या नागरिक समाज कहलाता है। ब्राइट में इंग्लिश में लिखना सिविल सोसाइटी। सभ्य समाज, नागरिक समाज, सभ्य समाज या नागरिक समाज ब्रैकेट में सिविल सोसाइटी कहलाता है। अब इतनी बात को हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे? अर्थात, ऐसे लिखो अर्थात, बीच में थोड़ा गैप देके लिखो अर्थात। अर्थात समाज का वह हिस्सा, अर्थात समाज का वह हिस्सा, समाज का वह हिस्सा जो जन समस्याओं की जानकारी, जो जन समस्याओं की जानकारी को सरकार तक, जो जन समस्याओं की जानकारी को सरकार तक, जो जन समस्याओं की जानकारी को सरकार तक, जो जन समस्याओं की जानकारी को सरकार तक तथा सरकार की जानकारी को, जो जन समस्याओं की जानकारी को सरकार तक तथा सरकार की जानकारी को, तथा सरकार की जानकारी को जनता तक, तथा सरकार की जानकारी को जनता तक, तथा सरकार की जानकारी को जनता तक, जाना तो घर चले जाओ, इसे छोड़िए। सरकार की जानकारी को जनता तक, सरकार की जानकारी को जनता तक पहुंचाने का कार्य करता है। सरकार की जानकारी को जनता तक पहुंचाने का कार्य करता है। भाई 5 मिनट पढ़ेगी चुपचाप लिखो। कार्यकर्ता नीचे से लिखो। वर्तमान लोक कल्याणकारी राज्य में, वर्तमान लोक कल्याणकारी राज्य में, वर्तमान लोक कल्याणकारी राज्य में विकास के त्रिविमीय मॉडल, विकास के, वर्तमान लोक कल्याणकारी राज्य में विकास के त्रिविमीय, त्रिविमीय मॉडल, विकास के त्रिविमीय मॉडल, त्रिविमीय मॉडल त्रिविमीय मॉडल कोमा जिसमें प्रभावी प्रशासन के लिए लोक नीति के साथ साथ, जिसमें प्रभावी प्रशासन, जिसमें प्रभावी प्रशासन के लिए, हो जाना क्या, चलो छोड़ देते हैं। क्या लिखा? प्रभावी प्रशासन के लिए लोक एवं नीतियों के साथ साथ, लोक एवं नीतियों के साथ साथ सभ्य समाज को भी शामिल किया जाता है। लोक एवं निजी, लोक एवं निजी लिखना, और निजी नहीं, 3 नहीं बताया था, 3 फैक्टर नहीं बताए थे। लोक एवं निजी के साथ साथ सभ्य समाज को भी शामिल किया गया। लोक एवं निजी के साथ साथ सभ्य समाज को भी शामिल किया गया। विकास के 3 मॉडल नहीं बताया देगा तुम। अभी हम ये रखने वाले हैं, ठीक है, कोई दिक्कत? कल हम शाम 4 बजे मिलेंगे। कल शाम को तुमको 3 बजे जाना है, 3 बजे आना है, मेरे को ज़्यादा पढ़ाना है। हाँ, कोई प्रॉब्लम है तो तुमको आप 4 बजे आ जाइएगा, वीडियो आपके पास मौजूद होगा, देख लीजिएगा घर जाके। ओके, चलो वीडियो दो।